वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बल्कि सबसे इजी भी और सबसे इम्पॉर्टेंट भी, थियोरेटिकल है, और वो है एसी जनरेटर। बल्कि एसी जनरेटर को हमें सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए क्योंकि वही ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करता है। तो एक बार हम लोग इसके बारे में ओवरव्यू, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग पढ़ेंगे और ईएमएफ की इक्वेशन भी डिराइव करेंगे कि एसी जनरेटर ईएमएफ की इक्वेशन किस तरीके से जो हमने यूज़ करी थी ई नॉट साइन ओमेगा टी वाली, वो कैसे आती है। तो एसी जनरेटर, नाम ही जनरेटर है, लेकिन जनरेटर एक मिसनॉमर है। जनरेट नहीं करता ये कुछ भी, बल्कि कन्वर्ट करता है। जो हम लोग काम करेंगे वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारा जनरेटर कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने लेंस लॉ में पढ़ा था कि जो हम काम करेंगे मैग्नेट को पास में लाने के लिए, वही हमारी कॉइल के अंदर ईएमएफ में या करंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे जनरेटर में क्या होता है, हम जनरेटर को किसी डीजल इंजन के साथ जोड़ देते हैं और वो डीजल इंजन शाफ्ट को घुमाता है, शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई कॉइल भी घूमती है मैग्नेट्स के बीच में, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट प्रोड्यूस होता है और जनरेटर काम करता है। या फिर आप डीजल वाला इंजन ना लगा के पानी को ऊपर से गिराओ उसके टरबाइन के ऊपर, उसके फैन के ऊपर, तो वो गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमेगा तो उससे जुड़ी हुई कॉइल मैग्नेट्स के बीच में गोल गोल घूमेगी, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। बहुत सिंपल सी बात। या फिर स्टीम, पानी गर्म करो कोयले से, स्टीम बनाओ, स्टीम को टरबाइन के ऊपर डालो, गोल गोल घुमाओ, उससे कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी और हमारे दोनों मैग्नेट्स के बीच में ईएमएफ जनरेट होगा कॉइल के अंदर जो मैग्नेट्स के बीच में घूम रही है। तो करते हैं हम लोग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, थियोरेटिकल, मजा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल सिंपल सा वही है कि अगर किसी कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। जैसे हमने पहले किया था, मैग्नेट को पास में लाओ कॉइल के तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, दूर लेके जाओ तो भी इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है फ्लक्स के चेंज होने से। अब फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है? या तो मैग्नेट को पास में लाने से, दूर ले जाने से, यानी फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने से, फील्ड को चेंज करने से हो सकता है, या फिर एंगल चेंज करने से हो सकता है। हमारे कॉइल का जो प्लेन है वो फील्ड के हिसाब से कि अलोंग या उसके अपोजिट या फील्ड के करस्पॉन्ड अगर चेंज करेगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। या फिर हमारी कॉइल का एरिया छोटा बड़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी, तो कॉइल के एरिया के चेंज होने से भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। तो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये है इसका प्रिंसिपल। सिंपल सा ईएमआई, ठीक है। फैराडे एक्सपेरिमेंट हमने यही पढ़ा था। कंस्ट्रक्शन क्या है? सिंपल, भाई मैग्नेट होंगी, कॉइल होगी, लेकिन उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट होगी। तो अरेंजमेंट किस तरीके से होगी? से दो कॉनकेव शेप के पोल्स होंगे। थोड़ा सा और 3D बनाएंगे तो और मजा आएगा। इस तरीके से कॉनकेव शेप के पोल्स होंगे ऐसे, और उनके बीच में रखी होगी एक कॉइल। ये होगी हमारी कॉइल। एक मैग्नेट ये है हमारा कॉनकेव शेप का पोल वाला। इस तरीके से कॉइल के दो एंड होंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसको एक शाफ्ट के ऊपर बांधा जाता है। हमारी जो कॉइल है, कॉइल को किसी लंबी सी रॉड के ऊपर बांधा जाएगा, जो रॉड हमारी इसको घुमाने में हेल्प करेगी।
तो ये एक बड़ी सी रॉड है जो हमारी इस कॉइल को रोटेट करने में हमारी हेल्प करने वाली है, ये ठीक है। और ये जो दोनों किनारे हैं, ये वाला किनारा हमारी कॉइल के दो एंड्स होंगे, इनको हम लोग लगाएंगे, इनके एंड्स पर एक रिंग लगाएंगे इस तरीके से, यानी एक रिंग ये है और एक नीचे रिंग होगा इस तरीके से, ठीक है। ये वाला किनारा इसके साथ अंदर से जुड़ा हुआ है, ये वाला किनारा हमारे इस वाले रिंग के अंदर के साइड जुड़ा हुआ है, और ये हमारी जो शाफ्ट है वो बीचों बीच पास होती है, ठीक है। ये है हमारे कंस्ट्रक्शन। वर्किंग बाद में देखेंगे। तो दो मैग्नेट्स होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कॉनकेव शेप के पोल्स क्या करेंगे, कॉनकेव शेप के पोल्स हमारे कॉइल के ऊपर रेडियल फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। हमारी कॉइल की हर ओरिएंटेशन के लिए फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी, फ्लक्स यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब फ्लक्स चेंज होगा सॉरी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी और हमेशा हर एंगल पर सेम रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एरिया वेक्टर चेंज होगा, फ्लक्स सेम नहीं रहने वाला। दोनों किनारे हम लोगों ने जोड़े हैं स्लिप रिंग्स के साथ, और ये जो वायर है ये रिंग के अंदर से पास होता है, और हम लोगों ने यहाँ पर लगाना है एक कार्बन ब्रश, इधर भी होगी कार्बन ब्रश, और कनेक्शन इस तरीके से बाहर हम लोग ले लेंगे, आउटपुट इन दोनों के बीच में हमें मिलेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के मेन पार्ट्स क्या हैं, कॉनकेव शेप के पोल्स, बीच में एक कॉइल मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर भी होगी इस तरीके से, और वो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगी, सॉफ्ट आयरन कोर भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये हमारी जो कॉइल है, इस कॉइल को हमने सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने ऐसे कॉइल को वाइंड किया हुआ है, वाउंड किया हुआ है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और वायर के दोनों, कॉइल के दोनों एंड्स स्लिप रिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, दीज आर स्लिप रिंग्स, ये भी स्लिप रिंग है। और स्लिप रिंग का कनेक्शन, भाई जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो स्लिप रिंग से बाहर हमें डिवाइस में हमें भेजनी है। अब हमारी कॉइल तो रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी तो ये दोनों एंड्स भी रोटेट करेंगे, और अगर हम वायर से जोड़ दें तो वायर तो लिपट जाएगा ना इसके साथ, मतलब इसके साथ घूमेगा तो फंस जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्लिप रिंग होती है, स्लिप रिंग इस तरीके से मतलब रोटेट करती है, और हमारी कार्बन ब्रश उसके साथ ऐसे टच होती है, तो ये रोटेट करता रहता है और कार्बन ब्रश उसके साथ कांटेक्ट बना के रखती है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो इसके अंदर बड़े आराम से फ्लो कर जाएगी, ठीक है। तो ये कार्बन ब्रश, इसे कहते हैं कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। और कार्बन ब्रश हमें क्या करती हैं, कार्बन ब्रश मूवेबल कांटेक्ट प्रोवाइड करती हैं, कार्बन ब्रश प्रोवाइड मूवेबल कांटेक्ट, ठीक है। तो मेन पार्ट्स क्या है, मेन पार्ट है कॉनकेव शेप्ड पोल्स विच प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है कॉइल मेड अप ऑफ insulated copper wire wound over a soft iron core, इसे कहते हैं आर्मेचर, ये है आर्मेचर, ठीक है, इसे आर्मेचर कहते हैं। स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, और लास्ट में है कार्बन ब्रश, लास्ट वन इज कार्बन ब्रश। ये है हमारे एसी जनरेटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब हम समझेंगे वर्किंग। सो वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर।
वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। तो इस फिगर को दोबारा से बनाते हैं हम लोग, एसी जनरेटर के फिगर, वर्किंग। अब की बार मैं 3D फिगर ही बनाऊंगा, सिंपल सा फिगर बनाऊंगा। ये हमारे दो मैग्नेट्स हैं और इनके बीच में ये है हमारी कॉइल। कॉइल के दोनों एंड्स ये जुड़े हुए हैं स्लिप रिंग्स के साथ। ये स्लिप रिंग है इस तरीके से, ये वाला एंड यहाँ से पास होकर इस रिंग के अंदर से कनेक्टेड है और ये इस रिंग के अंदर से पास होने के बाद यहाँ पर रिंग के साथ कनेक्टेड है इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पर कार्बन ब्रश है जैसे मैंने पहले बताई थी, ये भी कार्बन ब्रश है और यहाँ से कनेक्शन बाहर लेके जाते हैं उस डिवाइस के अंदर जिसके अंदर हमें सप्लाई देनी होती है। ये हमारा लोड है, रेजिस्टेंस कह सकते हो, ठीक है। हमारी आर्मेचर की कॉइल के नाम हैं ए, बी, सी और डी। हमारी कॉइल ऐसे है, ये है एरिया वेक्टर, फील्ड है इस तरफ, फील्ड इस तरीके से है, रोटेट करेगी तो देखो एंगल चेंज होगा, फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर हमारी कॉइल रोटेट करती है, ए बी हिस्सा ऊपर जाता है, सी डी अंदर जाता है, ए बी ऊपर जा रहा है, सी डी अंदर जा रहा है, ए बी ऊपर सी डी अंदर, तो इस लूप को हम लोग, इस वायर को, इस लूप को 4 पार्ट्स में ब्रेक करके समझ सकते हैं। ये एक वायर है, ये ऐसे मूव कर रहा है, सी डी अंदर मूव कर रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देखने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मोशन जिस तरफ हमारी रॉड जाएगी या वायर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट। अगर मोशन इधर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा, समझ गए। अगर मोशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट ऊपर। तो हमारी ये जो रॉड है ये बाहर आ रही है, यानी कि मोशन किस तरफ, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर। तो करंट फ्लो करेगा इस तरीके से। अब ऑटोमेटिकली जब इस साइड में करंट ऊपर जा रहा है तो इस साइड में करंट नीचे आएगा, ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके इधर से ऐसे होता हुआ इधर जाएगा और फिर से ऐसे फ्लो कर जाएगा। क्लियर है। अब हमारी कॉइल जब रोटेट करके इस तरीके से आ जाएगी तो ए बी एंड घूम करके इधर आ जाएगा और सी डी एंड घूम करके पीछे आ जाएगा। तो दूसरा फिगर बनाते हैं हम लोग इसका। तो दूसरे फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब हमारी कॉइल का सी डी वाला जो एंड है, सी डी वो इधर आ गया है और इसकी जो छोटी साइड है वो इधर आ गई है और जो ए बी की बड़ी वाली साइड है वो इस तरफ आ गई है। रिंग अपनी जगह पर बने हुए हैं, रिंग इस तरीके से अपनी जगह पर हैं जहाँ पर थे, अंदर से कनेक्टेड है, और ये वाला रिंग भी यहीं पर है जहाँ पर था, लेकिन उसकी डायरेक्शन वो रोटेट कर गया है। और हमारे कार्बन ब्रश भी वहीं पर हैं जहाँ पर थे। कार्बन ब्रश साथ में रोटेट नहीं करेंगे, वो मूवेबल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं। और हमारा लोड रेजिस्टेंस, ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमारा सी डी वाला पार्ट ऊपर आएगा, सी डी ऊपर आएगा, ए बी नीचे आएगा। तो फिर से राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, एम बी आई, मोशन मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब हमारे सी डी का मोशन कहाँ हो रहा है, बाहर। फील्ड किस तरफ है, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, मोशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर। तो करंट अब की बार इधर जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है भी करंट तो वही है, लेकिन देखो साइड बदल गई है। पहले करंट ए से बी जा रहा था, अब करंट अगर ऐसे होते हुए जाएगा तो करंट बी से ए जा रहा है। और बाहर वाले सर्किट में देखो, ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ, ऐसे जा करके, ऐसे जा करके, ऐसे जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, समझ रहे हो। तो पहले करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा था, अब करंट लग तो ऐसे ही रहा है कि यहाँ पर तो वही है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस के अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, करंट डायरेक्शन बदल गई है।
इसीलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या एसी जनरेटर कहते हैं। बात समझ आ गई? ऑल्टरनेट करता है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, करंट बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, जीरो हो जाएगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ेगा, इसीलिए ऑल्टरनेटिंग। तो ये हुई वर्किंग। अब हम इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे कि वाकई में ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हमें कैसे मिलता है। तो करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वर्किंग की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। ईएमएफ कैसे जनरेट होता है? ईएमएफ जनरेट होता है जब फ्लक्स चेंज होता है। हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग माइनस साइन भी आता है। ये फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग है, माइनस साइन हमारे लेंज लॉ की वजह से है कि नहीं। जब हमारी कॉइल फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो क्या चीज़ चेंज होती है? ये हमारी कॉइल है, ये एरिया वेक्टर है, ये फील्ड है। तो जब हमारी कॉइल रोटेट करेगी तो देखो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल चेंज होता है। तो हम फ्लक्स को जानते हैं, फ्लक्स होता है B डॉट A, इसको लिख सकते हैं BA cos थीटा। लेकिन हमारा थीटा चेंज होता है और टाइम के साथ चेंज होता है और रिपीट भी करता है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, ओमेगा जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, है ना, क्योंकि हमारी कॉइल रोटेट करेगी, सर्कुलर मोशन मूव करेगी, उसका जो रोटेशन है वो रिपीटेड मोशन है, तो हमारा एंगल टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी। इसको यूज़ करते हुए हमारा जो फ्लक्स आएगा BA cos ओमेगा टी हो जाएगा। और अगर हमारे, वैसे तो होता ही है कि हमारी कॉइल का एक टर्न थोड़ी ना होगा, बहुत सारे टर्न्स होंगे, एक टर्न नहीं हो, बहुत सारे टर्न्स होंगे। तो ये हमारा फ्लक्स होगा। फ्लक्स में ना तो नंबर ऑफ टर्न चेंज हो रही, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ना एरिया चेंज होता है। चेंज होता है तो केवल ये एंगल। तो अगर हम ईएमएफ का फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसको लिखें तो हम लिखेंगे इस तरीके से, NBA cos ओमेगा टी, और जो चीज़ टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको हम लोग रखेंगे, बाकी चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं। तो टाइम के साथ सिर्फ ये चेंज हो रहा है तो हम लोग बाकी चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे। NBA d/dt ऑफ cos ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो हमारा जो ईएमएफ आया वो हो जाएगा NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड और एंगुलर वेलोसिटी सब कुछ कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम लोग E0 से डिनोट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी। और ये तो हमने ईएमएफ के लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के इस इक्वेशन को ही हमने बार बार यूज किया है कि नहीं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अब जो हमारा करंट है वो ऑल्टरनेट करता हुआ हम साफ देख सकते हैं, ये साइन की टर्म से मालूम पड़ता है। तो साइन कर्व हमें मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। और ये हमने देखा था कि करंट की डायरेक्शन कैसे ऑल्टरनेट करती है। पहले इन करंट इंक्रीज करता है या वोल्टेज इंक्रीज करती है, मैक्सिमम हो जाती है, फिर डिक्रीज करती है, जीरो हो जाती है, फिर डायरेक्शन रिवर्स करती है और फिर बढ़ता हुआ करंट फिर से या वोल्टेज जीरो हो जाती है। तो बनाना ऑल्टरनेटिंग। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया। एक्चुअल में हमारी कॉइल की रोटेशन के हिसाब से भी हमने देख लिया वर्किंग में कि किस तरीके से करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, और यहाँ पर भी हमने मैथमेटिकली भी देख लिया कि किस तरीके से हमें एक सिनुसाइडल ईएमएफ हमें मिलता है। क्लियर है? अब देखो, जनरेटर में केवल एक कॉइल, ऐसे कॉइल होगी तो हमें ऐसे वाला ईएमएफ मिलेगा। लेकिन जब रोटेट करना है तो एक हमें, अगर कई सारी कॉइल ले लें, एक कॉइल ऐसे ले लें, एक कॉइल ऐसे ले लें परपेंडिकुलर, देखो इस तरीके से दोनों फंसी हुई कॉइल, यानी कि एक कॉइल ऐसे होगी इस तरीके से और दूसरी कॉइल इस तरीके से हो जाएगी ऐसे, ठीक है। इस तरीके से दूसरी कॉइल ऐसे होगी ऐसे। तो हमें एक साथ दो ईएमएफ मिलेंगे। और अगर तीन हो जाए, तीनों एक दूसरे का 60 डिग्री के एंगल पे होंगी तो हमें तीन अलग अलग ईएमएफ मिलेंगे।
ठीक है, कैसे देखो, जब रोटेट करना है तो एक कॉइल को क्या रोटेट करो, 2-3 कॉइल्स को रोटेट कर लो। अब जो 2-3 कॉइल को रोटेट करेंगे तो हमें 2-2 अलग अलग टाइप की ईएमएफ मिलेंगे, लेकिन एंगल किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो हमें अलग अलग एंगल के हिसाब से ईएमएफ मिलेगा। मान लो एक कॉइल है हमारी ऐसे, इस तरीके से, दूसरी कॉइल है इस तरीके से, ठीक है, तो हमें 2 टाइप का ईएमएफ मिलेगा। और क्योंकि उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा, तो अगर एक का ईएमएफ इस तरीके से है तो दूसरे का ईएमएफ इस तरीके से होगा, ऐसे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा और हमें 2 फेज की वोल्टेज मिलेगी। सुना ना, 2 फेज 3 फेज। और अगर हमारे पास 3 कॉइल हों, ऐसे 3 कॉइल हों, इनके बीच में 60 60 60 60 60 का एंगल होगा, तो हमें 3 फेज की वोल्टेज मिलेगी। एक ऐसे होगी, एक 60 डिग्री थोड़ी सी आगे होगी, एक 60 डिग्री और आगे होगी, और हमें 3 फेज की वोल्टेज मिलेगी। सुना है ना, 3 फेज का, 3 फेज का। हमारे घर के बाहर तीन वायर्स होते हैं और एक चौथा नीचे अर्थ का होता है। हम लोगों को जब इलेक्ट्रिसिटी लेनी होती है, क्या करते हैं हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट्स में अपने वायर्स को कनेक्ट करते हैं, एक ऊपर वाला और एक अर्थ वाला, ठीक है। कोई क्या करता है, कोई बीच वाले को और नीचे वाले को कनेक्ट कर लेता है, कोई तीसरे वाले और नीचे वाले को कनेक्ट कर लेता है, ऐसा होता है ना। और कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी एक फेज की लाइट चली जाती है क्योंकि उसके में कुछ फॉल्ट आ जाता है और बाकी सब चलता रहता है। अगर कोई तीनों की तीनों फेज लेके रखता है तो उसमें तीनों फेज की वोल्टेज मिलती है। तो ये जो वोल्टेज घरों में मिलेगी, इसमें हमें देखने में कोई डिफरेंस फील नहीं होने वाला। जो घरों में जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ना, उसमें कोई हमें डिफरेंस नहीं फील होगा, वो एज इट इज़ होगी जैसी होती है। मतलब 3 अलग अलग फेज़ है ना, तो अगर एक फेज़ की लाइट जलाओगे या दूसरी की जलाओगे, तीसरी जलाओगे, तो हमें कुछ भी डिफरेंट फील नहीं होगा क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वोल्टेज भी 220 है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को बताया कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है और 2 फेज़ का 3 फेज़ का जनरेटर क्या होता है, ठीक है। एफिशिएंसी इसकी हम निकाल सकते हैं, जनरेटर की एफिशिएंसी। जनरेटर की एफिशिएंसी होगी कितना हमने काम हमने किया और हमें कितना आउटपुट मिला, ठीक है। कितनी पावर हमने दी पर सेकेंड और कितनी पावर हमें बाहर मिली। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी होगी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। ये होगी हमारी एसी जनरेटर की एफिशिएंसी। क्लियर है? तो एसी जनरेटर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ न्यूमेरिकल्स अब टाइम रहता है तो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ट्रांसफॉर्मर के। So numericals on ट्रांसफॉर्मर। एसी जनरेटर के ऊपर कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, उसमें जो थियोरेटिकल होता है, एग्जाम में थियोरेटिकल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों से कहा जाएगा एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है। थियोरेटिकली क्वेश्चन मिलेगा प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर के। पहला क्वेश्चन है कि अगर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम लोगों को 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों को सेकेंडरी में कितने टर्न्स लेने पड़ेंगे। अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1000, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इज 1000, तो सेकेंडरी में कितने टर्न्स होने चाहिए। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? हमने कल देखा था
ई एस बाई ई पी यानी सेकेंडरी की वोल्टेज बाई प्राइमरी की वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमें सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, बहुत इजीली हम निकाल लेंगे। एन एस हो जाएगा ई एस बाई ई पी इंटू एन पी। ठीक है, तो एन एस हमें निकालना है, ई एस हमें दे रखा है 220 और ई पी है 11,000 और एन पी है 1000। सो देख रहे हो 3 0 कट गई 11 से। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी शुड बी जस्ट 20। केवल 20 टर्न्स लेने से हम लोग 11,000 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब बताओ इसी क्वेश्चन में इनपुट करंट कितना है और आउटपुट करंट कितना है। इनपुट करंट निकालेंगे और आउटपुट करंट निकालेंगे। तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए पहली बात तो कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर है ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इस तरीके से हमने यहाँ पर 11,000 वोल्ट लिया है और हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है 220 वोल्ट। प्राइमरी के टर्न्स हैं 1000, सेकेंडरी के टर्न्स हैं 20। अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू है मान लो 500 ओम्स, ठीक है, तो हम लोग सेकेंडरी में करंट निकाल सकते हैं तो प्राइमरी में भी करंट आ सकता है। तो सेकेंडरी में करंट निकालते पहले, तो सेकेंडरी में करंट कितना होगा। अब हमने ये देखा था कि करंट जो होता है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज हमारी कितनी है 220, रेजिस्टेंस कितना है 500। तो हमें ये जो करंट मिलेगा सेकेंडरी का करंट मिलेगा क्योंकि हमने सेकेंडरी की वोल्टेज और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं। सो 0 से 0 कैंसिल, सो 22 अपॉन 50 ये बनेगा 5 से काटते हैं 5 4 ज़ा 20 4.4 सो अपॉन 10 दिस विल बी 0.44 एम्पियर। तो इतना करंट हमें मिलेगा। और अगर हमें ये करंट दिया है तो क्या हम प्राइमरी का करंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस वाला फॉर्मूला यूज करके, ई पी आई पी और ई एस आई एस वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग कर सकते हैं। पावर इनपुट पावर है या आउटपुट पावर है, दोनों सेम होने चाहिए। ई एस कितना 220, करंट हमारा सेकेंडरी कितना है 0.44, सही किया ना मैंने, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू ई पी कितना 11,000 और आई पी हमें मिल जाएगा। सो आई पी विल बी 11,000 इंटू 0.44, 0 से 0 11 2 ज़ा, so this is 0.88 upon 100 and that will be 0.88 into 10 raised to the power -2 या 8.8 मिली एम्पियर। देख रहे हो, ये हमें करंट मिल गया प्राइमरी का। इजी है, बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पर इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल ली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल हो। एफिशिएंसी भी कुछ चीज़ होती है, तो अगर 100% एफिशिएंसी है तो हम इक्वल कर देंगे, लेकिन अगर एफिशिएंसी 80% है या 70% है, कुछ भी एफिशिएंसी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। तो इसी क्वेश्चन में अगर एफिशिएंसी 90% है तो हम कैसे करेंगे? सो अगर एफिशिएंसी 90% है तो हम इक्वल नहीं करेंगे, हम कहेंगे आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100 इज इक्वल टू 90, है ना। हमें क्या निकालना है? हमें करंट निकालना प्राइमरी का वही, लेकिन एफिशिएंसी 90% है, 100% तो इक्वल कर दिया था, तो हम क्या लिखेंगे कि 90 अपॉन 100 इंटू इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है। और इनपुट पावर कितनी है? इनपुट पावर हमें निकालनी है। इनपुट पावर में हमें क्या क्या पता है? इनपुट पावर है ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस। देखो ये फैक्टर अलग से आ गया ना, ये फैक्टर यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 90/100 है,
ये फ़र्क है। सो 9/10 EP है 11,000, IP हमें निकालना है, ES 220 है और IS 0.44 हम निकाल चुके हैं, तो हम IP निकाल लेंगे। IP क्या होगा 220 इंटू 0.44 अपॉन 11,000 इंटू 9 इंटू 10, कैलकुलेशन हो जाएगी ना। तो इस तरीके से हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, और अगर एफिशिएंसी दी हुई है तो हम लोग इनपुट करंट भी निकाल सकते हैं। ये एक चेंज आ सकता है। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए कि क्या क्या सिचुएशन में चेंज आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए, ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज वगैरह के लिए, और एफिशिएंसी के टर्म्स, अगर एफिशिएंसी दी हुई है तो हम करंट निकाल सकते हैं प्राइमरी में या सेकेंडरी में, कुछ भी कर सकते हैं। लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आप लोगों को देखना डेटा कौन कौन सा दिया हुआ है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सारे जो जिस भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनसे हटके अलग क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के कुछ 2-3 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे कल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक के, फिर हमारा जो 4th यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने 4th यूनिट जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार ओवरव्यू भी करवा दूंगा, इसका सारा रिवीजन करवा दूंगा फटाफट जल्दी से। ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं है इसके अंदर, थ्योरी भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको सिंसियरली पढ़ना है, ठीक है। और कल हम लोग इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करके एक बार ओवरव्यू में आपको पूरे सिलेबस का, मतलब 4th यूनिट का कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, सी यू, बाय। एक बार आस्था